बेटा ट्राइंगल्स के केस में चैप्टर 6 में क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ आज उनको देख लेते हैं। तो हमारा चैप्टर 6 जो है वो उसका नाम है ट्राइंगल्स। इसमें जो पहली थ्योरम आती है, पहली थ्योरम हमारी किसको लेकर के है, बीपीटी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि यदि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में एक लाइन, ये देखो मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी, और इस ट्राइंगल में क्या है, ये लाइन डी ई है। इफ वी आर गिवन, if we are given DE is parallel to line BC, then according to basic proportionality theorem, यानी बीपीटी के द्वारा हम क्या लिख लेते हैं, इनकी साइड्स का रेशियो, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये जो रेशो लिखी है हमने, ये रेशो बराबर होती हैं। अब इसके आधार पर हम जो है वो कह सकते हैं, कुछ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, ये हमारा है x, ये हमारा हो गया x+3, और यहाँ हम लिख दें हमारे साइड्स की रेशो जो है ये हो गई 3 और 5, ये रेशो। तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड x फ्रॉम दीज। तो कैसे निकालेंगे हम रेशो का, साइड्स का रेशो लेंगे, ए डी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3, और ये x+3, और ये होगा हमारा 3x+9, और यहाँ से 5x माइनस 3x इक्वल टू 9, और ये हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/2। तो यानी हमारी ये वाली साइड, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/2 और 4.5। इसी प्रकार जो ये x+3 है, x+3 हमारी दूसरी वाली साइड भी यदि हमें निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी, 9/2 + 3/1, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 9 + 6 15/2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बीपीटी थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके रेशो लिख ली, और रेशो की मदद से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि हमें और भी कई सवाल, छोटे सवाल, बड़े सवाल, इसी में ही और बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ फिगर को। हमने यहाँ पर इस प्रकार से ले लिया, ये हमारी साइड 2 है, ये हमारी साइड 4 है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास 8 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ए डी। तो कैसे निकालेंगे? अगेन हम रेशियो लिख लेंगे x/8 2/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 16/4 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे थेल्स थ्योरम का बीपीटी का यदि कोई भी सवाल आता है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस किसी पर्टिकुलर सवाल में हमने थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है? उसके लिए आप क्या देखोगे, यहाँ पर पैरेलल साइड्स दी हुई होंगी। यदि कहीं भी पैरेलल दी होंगी किसी त्रिभुज में तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार आप देखोगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल दिए हुए ट्राइंगल कब कब सिमिलर हो सकते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो सबसे पहली तो कौन सी थी हमारे पास, ए सिमिलैरिटी के एंगल हमने यहाँ तीसरा ए नहीं लिखा है क्योंकि दो एंगल्स इक्वल होना ही काफ़ी है। इसका अर्थ है कि दिए गए दो ट्राइंगल, आप देखोगे मैंने आकृति में छोटे बड़े बनाए हैं। आकृति में छोटे बड़े बनाने का अर्थ क्या है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सेम नहीं हैं। अगर एग्जैक्टली सेम होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यदि यहाँ पर ये हमारा 55 डिग्री है, ये हमारा यहाँ पर 65 डिग्री है और ये हमारा एक और एंगल 55 डिग्री है और ये यहाँ पर 60 डिग्री है और हमें ये पता है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलर शब्द लिखा हुआ है, सिमिलर। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपको यहाँ पर बताना है इनके जो थर्ड एंगल हैं, या तो वैसे तो मैंने खैर यहाँ पर अगर ये हो, ये भी नहीं दिया हुआ है तो आपने इसके भी जो है वो बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके बाकी के दो एंगल्स की वैल्यू क्या होगी यदि ये दो त्रिभुज सिमिलर हैं, तो इसके बाकी दोनों की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली इसमें एक एंगल यदि 55 है तो एक कितने डिग्री होगा, 65 होगा। हम इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी और इसे नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो ये क्या हो गया कि यदि हमारा कोण ए बराबर कोण डी है और कोण इस प्रकार से कोण बी भी कितने डिग्री, कोण बी ई के बराबर होगा और इनका मान भी होगा 65 डिग्री। तो इसका एक और कोण निकल गया। रहा तीसरा वाला दोनों का, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ करके हमारा आता है 120 डिग्री और उसको 180 में से माइनस कर लेंगे तो इनके थर्ड एंगल यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ भी निकल जाएंगे हमारे 60 डिग्री। दूसरा नियम हमारा कौन सा है, एस एस एस। एक हमने एस 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 ले लिया। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ यदि दो त्रिभुज हैं और वो यदि कैसे हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो जो है वो बराबर होगा। इसका अर्थ है यदि देखो अगर दोनों के एंगल बराबर आते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि बराबर हैं, देन ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। उसके आगे नेक्स्ट है, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर
then their corresponding sides they are in same ratio कहेंगे हम, ठीक है। या इसका कन्वर्स कि if the ratio of corresponding sides of two triangle are equal then triangles are similar, vice versa। यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो बराबर होगा। और इसी प्रकार से इसको उल्टे दूसरे तरीके से कहें तो क्या होगा, यदि दो त्रिभुजों के दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। तो यदि हमने इनके बीच में सिमिलर का निशान लगाया तो जो इनकी साइड्स हैं उनका रेशो कैसा आएगा, बराबर आएगा। यानी ए बी के अपॉन में डी ई एक रेशो, अब इनका रेशो और अब इनका रेशो, ये रेशो हमारा कैसा होगा, बराबर होगा। और इसके आधार पर भी सवाल आ सकता है। कुछ वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, आपको वहाँ पर वो वैल्यूज पुट करनी है और उस वैल्यू से फिर जो अननोन वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करना। तीसरा इसी प्रकार से कौन सा होता है बेटा, रूल SAS रूल कि इफ इन टू ट्राइंगल्स द रेशो बोल रहे हैं हम, रेशो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम are equal then triangles are said to be similar। यहाँ पर यदि दो साइड्स का रेशो हम ये कह लें कि AB इक्वल टू DE is equal to BC upon EF, AB upon DE equal to BC upon EF बराबर है ये दो साइड्स का रेशो एंड द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल है यदि वो भी बराबर है तो ये ट्राइंगल्स कहलाते हैं सिमिलर, ठीक है। तो इनके ऊपर भी हमारे छोटे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। एक हमारी थ्योरम कौन सी, इसके अलावा जो हमारी एक थ्योरम है यही, यदि ये दो त्रिभुज, आप ध्यान से सुनिएगा अब कि इफ द ट्राइंगल ABC एंड द ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, यदि दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके एरिया के बीच में भी एक रेशो होती है। उनके एरिया की उनके जो एरिया है उसका जो रेशो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ दियर साइड्स। थोड़ा सा आपको सुनाई देने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं आपको लिख करके बताती हूँ कि बड़े ट्राइंगल का एरिया अपॉन छोटे ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर साइड्स, यानी कि एरिया और साइड्स के बीच में भी संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, स्क्वायर वाला। यदि हम यहाँ पर इनके एरिया का रेशो लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू उनकी साइड्स का स्क्वायर, उनकी साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो केवल एक ही हुई,
तो हम बाकी की दो रेशो भी लिख लें। बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये हमारा 64 है, वैल्यू इसकी यदि 64 है, इसका एरिया बड़े वाले का एरिया जो है वो 64 है, छोटे वाले का एरिया 25 है। ये वाली साइड यदि हमारी जो है वो 7 है, तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी इसके आधार पर। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ABC का एरिया हो गया 64, DEF का एरिया हो गया 25, और यहाँ पर हम इन तीनों में से ये वाला रेशो है ये वाला लिखेंगे केवल। BC की वैल्यू है हमारी 7 और 7 का स्क्वायर, और जो नहीं मालूम है वहाँ पर हम x का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से इसे जो है वो आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब हर तरफ से ये स्क्वायर का निशान यदि हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, 8/5 इज इक्वल टू 7/x, और इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं फिर आपको एक बारी एट अ ग्लांस बता देती हूँ। यदि कहीं भी पैरेलल आए तो आपको ध्यान रखना है, आपने वहाँ पर रेशो लिख करके जो है अननोन वैल्यू निकालनी है। तो एक तो कौन सा सवाल हो गए बेटा, पैरेलल वाले। ठीक है, दूसरी प्रकार के हो गए हमारे सिमिलर वाले। यदि दो त्रिभुज सिमिलर दिए हुए हैं, फिर आपने एंगल फाइंड आउट करने हैं, आप इस प्रकार से कीजिए। आपने साइड फाइंड आउट करनी है, आप इस प्रकार से कीजिए। इसके पहली प्रकार के लिए आपको क्या दिया गया होगा, सवाल में पैरेलल दिए गए होंगे। दूसरी प्रकार के लिए आपको क्या दिया गया होगा, सवाल में सिमिलर दिया गया होगा। ठीक है, तीसरी प्रकार में आपको एरिया से संबंधित सवाल होगा। यदि एरिया से रिलेटेड होगा तो आपको वहाँ पर ये वाली थ्योरम में वैल्यूज पुट करनी है। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप देखोगे हमारी एक्सरसाइज 6.5 में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं इस प्रकार से कि लैडर लगी हुई है, यहाँ पर खिड़की है, यहाँ तक की ऊंचाई दी हुई है, ये ऊंचाई दी हुई है और हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो कुछ इसी प्रकार के छोटे क्वेश्चंस। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। यदि हम इसे h के रूप में लिख लें, हाइपोटेन्यूज ये हमारा बेस b हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर p हो गया, देन वी हैव के h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे।